लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 2 क्लास 12 हिस्ट्री। आज का टॉपिक है बदलता हुआ देहात और गुजरात की सुदर्शन झील की बात सबसे पहले करते हैं। गुजरात की जो सुदर्शन झील है उसके बारे में आपने अपनी पुस्तक में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। पेज नंबर 38 देखिए एनसीईआरटी बुक का, तो आप साइड में पाएंगे एक बॉक्स में लिखा हुआ इसके बारे में। ये जो सुदर्शन झील थी ये एक कृत्रिम जलाशय था और इसमें ज़ाहिर पानी रखा जाता था जो कि वक्त पर काम आता था। और इसके बारे में मालूम कैसे हुआ हमें, दूसरी शताब्दी ईस्वी का एक संस्कृत का एक पत्थर का अभिलेख प्राप्त हुआ और इस अभिलेख को शक राजा रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। उस अभिलेख को पढ़ने से पता चला कि जल द्वारों और तटबंधों वाली झील यानी सुदर्शन झील को मौर्य काल में एक लोकल राज्यपाल ने बनाया था, लेकिन एक तूफान आया बहुत ज़बरदस्त और उसके किनारे टूट गए, तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बाद में रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत कराई अपने खर्चे से और अपनी जनता से कोई इसके लिए एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया। एक और पत्थर का टुकड़ा, एक और अभिलेख मिलता है इस झील के बारे में। उसमें पता चलता है कि गुप्त वंश के एक राजा ने एक बार फिर से इस झील को रिपेयर करवाया था। तो ये तो थोड़ा सा विवरण था सुदर्शन झील के बारे में। अब मेन टॉपिक पर आते हैं, बदलता हुआ देहात, और इसमें सबसे पहले जनता में राजा की छवि। देखिए जितने भी अभिलेख या जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं जो राजा के बारे में बताती हैं, तो अगर वो लिखित रूप में मिलती हैं तो वो राजा के बारे में ज़्यादातर पॉजिटिव बातें ही बताती हैं। जनता क्या सोचती थी राजा के बारे में ये उन अभिलेखों से लगभग पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस ने अपने लेवल पर ढूंढने की कोशिश की और जातक और पंचतंत्र कथाओं के आधार पर गैस कर ही लिया कि राजा के बारे में लोग क्या सोचते होंगे। जातक और पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो दरअसल मुँह ज़बानी कहे गए किस्से कहानियाँ हैं, बाद में उनको लिख लिया गया। और इन कथाओं को ख़ास तौर से हम बात करें तो जातक कथाओं को पहली सहस्राब्दी के मध्य में पाली भाषा में लिखा गया। पाली भाषा कहिए या पाली भाषा कहिए, उस भाषा में लिखा गया। ऐसे ही एक कहानी है, एक जातक कथा है गंधतिंदु जातक कहानी में बताया गया है कि एक मक्कार, एक कुटिल राजा है और उस राजा से उसकी प्रजा बहुत परेशान रहती है। और प्रजा में सभी लोग हैं, औरतें, बूढ़े, किसान, जानवर पालने वाले, बच्चे, यहाँ तक कि जानवर भी उससे परेशान हैं। एक बार राजा अपनी पहचान बदलकर, रूप बदलकर, भेष बदलकर रात में निकलता है ये पता लगाने के लिए कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। तो जब वो लोगों से मिलता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि लोग राजा को बुरा कह रहे होते हैं। अब वो नहीं जानते थे कि हम किसको बता रहे हैं, उनको लगा कि कोई अनजाना व्यक्ति है, तो उन्होंने राजा की बुराई शुरू कर दी क्योंकि वो राजा से बहुत परेशान थे। अब उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो बताया लोगों ने कि रात में तो डाकू लोग हमला कर देते हैं और दिन में राजा के टैक्स जमा करने वाले ऑफिसर्स आ जाते हैं और हम बड़े परेशान हैं। और होता यह है कि कई बार तो लोग भाग जाते हैं गांव छोड़कर जंगलों में। तो इस कथा से मालूम होता है कि राजा और प्रजा के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, टेंशन पूर्ण रहते थे, क्योंकि राजा जो था वो सिर्फ अपने ख़जाने को भरने के चक्कर में रहता था और नए नए टैक्स लगाता था और लोगों से, जनता से पैसा जमा करने, धन जमा करने के चक्कर में उन्हें परेशान करता रहता था। और इस जातक से ये भी पता चला कि इससे बचने के लिए लोग जंगल भाग जाते थे और जंगल में जाकर छुप जाते थे, वहीं रहने लगते थे। ये भी हुआ कि लोगों ने ज़्यादा टैक्सेस की जब डिमांड आने लगी राजा की तरफ से, तो अपनी उपज, अपनी पैदावार बढ़ाने की कोशिशें ढूंढनी शुरू कर दी। क्या कोशिशें की, क्या ढूंढने से उन्हें मिला? एक तो ये तरीक़ा पता चला कि हल चलाया जाए। खेत में पहले हल का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गंगा और कावेरी की घाटियों के कुछ इलाकों में हल का इस्तेमाल होने लगा था। जिन इलाकों में बहुत तेज़ बारिश होती थी, बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के द्वारा उपजाऊ भूमि की जुताई होने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई भी होने लगी और उस रोपाई की वजह से उपज बढ़ गई।
लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही उपज बढ़ाई जाती थी किसानों के द्वारा। किसान बहुत मेहनत करते थे। लोहे के फल वाले जो हल थे उनकी वजह से फसलों की उपज तो बढ़ी, लेकिन ऐसे हलों का इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ ही इलाकों में होता था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क ज़मीन वाले इलाकों में लोहे के फाल वाले हल का इस्तेमाल 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और जो किसान पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय इलाकों में रहते थे उन्होंने खेती के लिए कुदाल का इस्तेमाल किया। कुदाल का, हल का नहीं, क्योंकि कुदाल वहाँ ज़्यादा कारआमद थी, ज़्यादा कारगर थी, ज़्यादा काम की थी कुदाल। उपज बढ़ाने का एक और तरीक़ा था, वो ये था कि कुएं खोदे जाएं, तालाब बनाए जाएं और कहीं कहीं नहरों के द्वारा सिंचाई की जाए, और ऐसा किया भी जाने लगा। कुछ अमीर लोगों ने और कुछ किसानों के समूहों ने मिलकर सिंचाई के डिफरेंट साधन बना लिए और पर्सनल लेवल पर तालाब बनाए, कुएं बनाए और नहरों का इंतज़ाम किया, और उनसे समस्या काफ़ी हद तक हल होने लगी। हालांकि अपने कुएं खुदवाने वाले, अपने तालाब बनवाने वाले, अपनी नहरें बनवाने वाले ज़्यादातर अमीर लोग थे या राजा थे या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने इस बात को अभिलेखों में दर्ज भी करवाया कि हमने क्या क्या किया है। अब बात करते हैं ग्रामीण समाज में विभिन्नताओं की। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। खेती की नई तकनीकों से पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन इसका फ़ायदा सभी को बराबर रूप से नहीं मिलता था। ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं कि खेती से जुड़े हुए लोगों में विभिन्नता यानी कि भेद बढ़ता जा रहा था। कई कहानियां ऐसी मिलती हैं जिनको पढ़ने से पता चलता है कि भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े ज़मींदारों का भी अस्तित्व था। पाली भाषा में गहपते शब्द का इस्तेमाल होता था, जिसके बारे में हम सेकंड लेक्चर में बता चुके हैं इस चैप्टर के। तो गहपते जो था वो छोटा किसान होता था या ज़मींदार होता था। बड़े बड़े ज़मींदार और ग्राम प्रधान बहुत पावरफुल माने जाते थे और वो लोग किसानों पर अपना कंट्रोल रखते थे। जो ग्राम का प्रधान होता था, गांव का प्रधान होता था, वो ज़्यादातर वंशानुगत रूप से बनता था, यानी कि एक जब प्रधान बना तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, आमतौर पर ऐसे चलता था। तमिल संगम साहित्य में भी गांवों के रहने वाले अनेक वर्गों के लोगों के बारे में पढ़ने में आता है, और ये लोग कई तरह के थे, जैसे बड़े ज़मींदार थे, हलवाहा थे, दास थे। इनके लिए वहाँ विशिष्ट शब्द मिलते हैं जैसे वेल्लालर, उल्वर और अणिमई। हो सकता है कि ये तरह तरह के जो वर्ग थे, इनकी वजह से जो ज़मीन का मालिकाना हक़ था और जो नई टेक्नोलॉजी थी वो प्रभावित होती हो। इस हालत में ज़मीन का जो मालिकाना हक़ था वो इम्पॉर्टेंट हो गया, और इसके बारे में विधि ग्रंथों में काफ़ी चर्चा की जाती थी। यहाँ तक आज रखते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण टॉपिक की, और भी दूसरी बातें करेंगे। तो बस आज यहीं तक। सलाम हिंदुस्तान।